यहाँ देखो, यहाँ तीसरा दो पॉइंट हो चुका था। तीसरा पॉइंट है जीवों के, जीव मतलब समझ रहे हैं, जीवों के लाभकारी गुणों, यानी लाभ क्या है, उससे गुण क्या मिल रहा है ना, कि वंशागति। वंशागति का अर्थ क्या निकल रहा है, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। कौन कौन सा देखो, वंशागति, वंश, वंश क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। अपनी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, खानदान, है ना, कहते हैं जी, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। तो उसी को एक वंश, हम कहता है ना, ये रावण के खानदान का है वंश, ये इस वंश का है, ये वो वंश का है, उसी को वंश। वंश का गति, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म दे रहा है या पीढ़ी दर पीढ़ी उसका चलता है, उसी को हम लोग वंशागति कहते हैं। यानी उसके वंशों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलना वंशागति कहलाता है। चलिए, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है। पर है जीव अपने जीवों के लाभकारी गुणों की युग्मकों, युग्मक क्या कहलाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक होता है। नर युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु, वेरी गुड, और मादा युग्मक अंडाणु। यही शुक्राणु और अंडाणु जब मिलन करता है, ठीक है, यानी जब ये दोनों मिलन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, यानी निषेचन को। जब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने में जो प्रक्रिया लग रहा है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी निषेचन कहते हैं। क्लियर, वही कर रहा है। शुक्राणु और अंडाणु द्वारा जनकों से, जनक क्या होता है, मेल और फीमेल, है ना जी। तो मेल से क्या समा प्राप्त हो रहा है आपको, तो शुक्राणु, और मादा से अंडाणु, तो वही जनक। जनक का मतलब क्या हो गया, निर्माण करता, जन्म देना, जो जन्म दे रहा है ना, उसी को ना जनक कहते हैं, पेरेंट्स हो गया। जनकों से प्राप्त अगली पीढ़ी की संतानों में स्थानांतरित करते हैं। यानी मेल और फीमेल जो है, शुक्राणु, शुक्राणु युग्मक, और यानी शुक्राणु क्या है कि युग्मक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों प्राप्त हो रहा है, और दोनों के मिलने की प्रक्रिया को वही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्या कर रहा है, जनकों से प्राप्त, जनक से क्या प्राप्त हो रहा है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक में यानी कि शुक्राणु, और मादा युग्मक में यानी अंडाणु, यही ना प्राप्त हो रहा है जी। तो जनकों से प्राप्त कर अगली पीढ़ी की संतानों में स्थानांतरित करते हैं। यानी मैं अगर हूँ, ठीक है, मेल और फीमेल अगर, तो वह दोनों संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के दौरान शुक्राणु अंडाणु का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट होता है, और जाइगोट के बाद उसका नेक्स्ट पीढ़ी तैयार हो जाता है। पीढ़ी क्या होता है जी, जनरेशन कहा जाता है इंग्लिश में। क्या होता है पीढ़ी, अगला पीढ़ी। जैसे हम लोगों का क्या है, हमारा पहला पीढ़ी, लेकिन ठीक है, हमारा संतान जब जन्म हो जाएगा तो मेरा दूसरा हो गया, मेरे संतान का पहला पीढ़ी हो गया। फिर मेरे संतान की शादी विवाह हो जाएगी, उसका अगर बच्चा हुआ तो पोता मेरा हो गया, तो मेरा तीसरा पीढ़ी हो गया, मेरे बच्चे का दूसरा पीढ़ी हो गया, और उसके बच्चे का पहला पीढ़ी हो गया। पहला पीढ़ी ना हो गया, उसका आपका बेटा का दूसरा, और मेरा यानी कि जस्ट लाइक दादा बन गए, है ना जी। दादा इसे बने नहीं है अभी, लेकिन दादा बन गए, तो यानी कि मेरा तीसरा पीढ़ी। तो कहता है ना कि ये बूढ़ो तीसरा पीढ़ी देख ले लो, है ना जी, चौथा पीढ़ी देख लेना, पर पोता के बियाह होता, है ना जी, है, तो चौथा पीढ़ी देख लेना लोग। आदमी कहता है जस्ट लाइक वही चीज है। चलिए यहाँ देखा जाए बाबू, इससे ये संतान अपने वातावरण से अधिक बेहतर तरीके से अनुकूलित होते हैं। अब कह रहा है कि जो जीव जो जन्म लेगा, किसी भी जीव का
तो उनके लिए वह डिपेंड है वातावरण। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, ठीक है, कि अपने वातावरणों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं कि ठंडे इलाका में ही रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हॉट स्पॉट गर्म इलाका में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन उसको ठंडे इलाका वाले जीव को गर्म इलाका में रखिएगा या गर्म इलाका वाले जीव को ठंडे इलाका में रखिएगा तो वह अनुकूलित नहीं हो पाएगा। वही दे रहा है ना यहाँ, अनुकूलित कहीं लिखा था, हाँ यहाँ अनुकूलित। ठीक है, अनुकूलित का क्या मतलब है? अर्थ ये निकलता है कि वह जीव जो उस जगह पर, उस स्थान पर वह स्वयं ही जीवन यापन अपना बिता ले रहा है, कर ले रहा है, जी ले रहा है, उसको हम लोग अनुकूलित कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं जी? ऊँट कहा जाता है। तो ऊँट उस रेगिस्तान जमीन पर वह क्या है? अनुकूलित है। अब यहाँ का जो रोड छाप कुत्ता है उसको अगर रेगिस्तान में छोड़ दिया जाएगा, या ये जो यहाँ का जानवर है, ठीक है, उसको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाएगा तो वह है अनुकूलित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं, है ना, कि वह उसी जमीन पर, रेगिस्तानी जमीन पर उगते हैं, है ना जी। और कुछ अब हम सोचेंगे कि गोभी रेगिस्तान के जमीन पर उगा दिया जाए तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि वह अनुकूलित नहीं। अनुकूलित का मतलब वह गया कि वह जीव जो उस वातावरण में अनुकूलित है। ठीक है, अब हाथी घोड़ा को अगर कह दे कि जो रेगिस्तान में रहो, या आपको कह दिया जाए कि रेगिस्तान में रहो, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, नहीं ना रह पाओगे जी। तो वही करा है अनुकूलित। ठीक है, तो अधिक बेहतर तरीके से अनुकूलित होते हैं, फलस्वरूप जीव बेहतर प्रकार से जीवन यापन करते हैं, यानी उनके लिए वातावरण बेहतर रहता है तो वह अपना जीवन यापन भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको रेगिस्तान में भेज दिया जाएगा, बस आप घूमती उमटी गिरा के रह लीजिएगा, लेकिन बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन नहीं जी सकती हैं। बेहतर तरीके से आपका वातावरण यही वातावरण जहाँ पे अभी आप वक्त बिता रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आया? कोई इसमें किसी को एनी क्वेश्चन? समझ में आया ना सर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र रहता है ह्यूमन, मनुष्य है जी। मनुष्य है, मादा है, मादा गलती से लिखा है। मनुष्य यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, ये सब कुछ लिख लिया है। यहाँ देखा जाए मनुष्य, मनुष्य क्या होता है? मेल और फीमेल होती मनुष्य का। मनुष्य में नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों हो जाते हैं, यानी हम लोग भी हो गए और महिलाएं जो है वह भी हो गई। वह क्या है? मनुष्य। अब मनुष्य का जनन तंत्र, जनन तंत्र यानी वह अंग कहलाता है जिसके माध्यम से शुक्राणु अंडाणु पैदा लेता है, निर्माण होता है। ठीक है, वह क्या है जी? जनन तंत्र है। तो मेल का भी होता है और फीमेल का भी होता है, जिसको ऑर्गेन्स कहा जाता है। तो मेल ऑर्गेन्स और फीमेल ऑर्गेन्स, जो उस दोनों है ना ऑर्गेन्स को सेक्स ऑर्गेन्स भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गेन्स होता है, वही सेक्स ऑर्गेन्स के माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। क्लियर? चलिए, मानव में
नर जनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल है। माना जाए तो कह रहा है कि मानव में जो है नर जनन तंत्र या ठीक है अन्य जंतुओं की अपेक्षा, मतलब मनुष्य में यानी अन्य जंतु मतलब दूसरे, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा कुछ भी हो, उससे है ना गुणवत्ता में क्या है मानव का ज्यादा विकसित है और जटिल है। कैसे विकसित है आपका, जैसे कि आपका एग्जाम्पल डेट अगर कहा जाए तो एक डॉग जो होता है, कुत्ते जो होते हैं है ना, घोड़े होते हैं, ये सब का प्रजाति वह भी आपको जनन प्रक्रिया करता है, बच्चे को वो भी जन्म देता है, हम भी लोग देते हैं, लेकिन उसमें जो देता है तो उसके बच्चे में भी सोचने समझने की क्षमता होती है, अपनी बातों अपने लैंग्वेज में वो अपना बात भी करता है, जिस तरह हम लोग करते हैं, उसको भी भूख लगता है, सब कुछ उसको भी तकलीफ होता है, टोटली सेम टू सेम होता है, लेकिन एक जगह डिफरेंट अंतर हो जाता है, जहाँ की ये कि अगर जानवर जो सोचता है समझता है बशर्ते वह कर नहीं सकता। हम लोग क्या है कि जो चीज सोचते हैं कि ये चीज हमको करना है, ठीक है, थिंक्स अबाउट किसी के बारे में है ना, ये चीज हमको करना है तो वो चीज हम लोग कर लेते हैं, तैयार कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल डेट माना जाए कि हम लोग सोचे कि हमको आकाश में उड़ना है, जहाज का आविष्कार करना, आकाश में उड़ते हैं ना जी जहाज पर बैठ के। अब कुत्ता सोचेगा कि हमको आकाश में उड़ना है तो क्या करेगा, वो कहाँ से भाई आविष्कार कर देगा। तो बस यही आपको फर्क हो जाता है, आप जो सोचते हैं वह कर सकते हैं, वह जो सोचता है वह कर नहीं सकता। क्लियर? तो बस यही एक अंतराल हो जाता है, ऐसे किसी चीज में हमारे में और जानवरों में फर्क नहीं है। इसलिए बायोलॉजी कहता है कि हम लोग एनिमल्स की प्रजाति में आते हैं, मनुष्य एक जानवर है। ऐसे अगर हम लोग कह दिए कि ये बड़ा जानवर है जी तो गुस्सा हो जाएगा है ना जी, झगड़ा हो जाएगा कि हमको जानवर बोलता है, लेकिन वाकई में बायोलॉजी आपको कहता है कि आप एक जानवर के प्रजाति के हैं, एनिमल्स के फैमिली में आप आते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे कह रहा है वही यहाँ पे कि मनुष्य एक लिंगी होते हैं। जाहिर सी बात है मनुष्य में एक लिंगी होता है, एक नर होता है तो एक मादा होता है, अर्थात यानी नर और मादा जनन तंत्र यानी जनन अंग अलग अलग व्यष्टियों में होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मेल का जनन तंत्र यानी सेक्स ऑर्गन्स जो हो गया अलग है और फीमेल का अलग। क्लियर? ठीक, यहाँ पे फिर कर रहा है दोनों के जननांगों में लैंगिक अंग, दोनों किसके, मेल और फीमेल, मेल के जननांगों में लैंगिक अंग यानी सेक्स ऑर्गन्स, या कहने का मतलब क्या है, लैंगिक अंग कहिए, इंग्लिश में सेक्स ऑर्गन्स कहिए, या हिंदी में इसको जन्नत भी कह सकते हैं, जनन ग्रंथिया भी कह सकते हैं, गुणड भी कह सकते हैं। अगर कहीं लिखा रहेगा आपका से है ना कि जन्नत, क्या लिखा रहेगा, जन्नत, तो जन्नत क्या समझिएगा, मेल और फीमेल का जनन अंग, जनन ग्रंथिया, तो वही समझेंगे हम लोग, यानी सेक्स ऑर्गन्स ही समझेंगे। या गुणड भी कहीं लिखा रहेगा तो सेक्स ऑर्गन्स यानी संबंध बनाने वाला अंग जो मेल का और फीमेल का होता है वही समझिए। सबका मतलब एक ही निकल रहा है। ठीक है, आगे का रहा नर जन्नत यानी नर का सेक्स ऑर्गन्स है ना जी, तो नर जन्नत को वृषण कहते हैं और मादा जन्नत को अंडाशय कहते हैं। अगर इसको फिगर द्वारा दर्शाया जाए तो नर जन्नत को वृषण
एग्जाम्पल दैट अगर ये एक फिगर है, ठीक है ना जी, ये जो हो गया यही आपका टेस्टिस कहलाता है। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, सबमिशन कहेंगे, और यहीं से ये शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपको नर जन्म हो गया, यानी नर यानी शुक्राणुओं का जहाँ से निर्माण हो रहा है उसी को हम लोग है ना ऑर्गेन्स कहते हैं, तो वृषण। उसी तरह ठीक महिलाओं का भी होता है। जैसे अगर ये फिगर हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ होता है अंडाशय जो होता है तो होता है दो तरफ, ठीक है। इसको जहाँ पे ये अंडा बन रहा है उसको हम लोग जहाँ पे तैयार हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अंडाशय, यानी इंग्लिश में ओवरी। और ये एक एक जो है गोल गोल सा बना हुआ ये अंडा है, क्या कहेंगे इसको, एग कहेंगे, या एग को हम लोग ओवा भी कह सकते हैं। क्लियर? समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ही अंडा निर्माण होता है। और ये जो है ये फिबड़ी जैसा ऐसे उंगली जैसा बना रहेगा। अगर इस चित्र को दर्शाया जाए तो ये बिल्कुल इस तरह उंगली नुमा की तरह बना रहेगा। क्या ये होता है, ये अंडा को पकड़ने का कार्य करता है। कौन? तो फिबरी। कौन पकड़ने का कार्य करता है? तो फिबरी। तो वही यहाँ पे ये है, ये फिबरी बिल्कुल उंगली नुमा की तरह ये आपका बना है। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो दिक्कत है जी? पूछना है क्वेश्चन? हाँ सर। बोलो। तो जो होता है वो ठंडा के दिन बच्चा क्यों देता है? देखिए सीजनली होता है, कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं, जाहिर सी बात है मौसम के अनुसार वो बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे आप गोभी जो खाते हैं, ठीक है, वो सालों भर आपको नहीं प्राप्त होता है। गाजर खाते हैं तो सालों भर प्राप्त होता है नहीं, सीजनली होता है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं सीजनली होते हैं, लेकिन मानव जो है वह सीजनली नहीं है। ठीक है ना? वो बरसात के मौसम में भी जन्म प्रक्रिया कर सकता है, तो गर्मी में भी कर सकता है, और ठंडे के भी मौसम में कर सकता है। एनी प्रॉब्लम? और कोई क्वेश्चन?